तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2016 के क्वेश्चन पेपर को। और यूपी पीजीटी 2016 के क्वेश्चन पेपर के अब तक 55 क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूँ। आगे के क्वेश्चंस जो है मैं आज कराऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू। तो सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्म क्या होगा। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो मैं पाता हूँ क्या कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0 आपका फॉर्म बन गया। और जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे तो ये पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा 5/7, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएंगी और ये वाली पावर यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। दैट इज 5/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। तो गिवन है हमको, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 7 माइनस 1, ये माइनस 1। और फॉर्म तो आपको पता ही है क्या है, 0/0, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो वाई यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या मिलेगा कि लिमिट x टेंस टू 0, ये मिला 5x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 7x प्लस 1 की पावर 6। लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, आप पाएंगे क्या, 5/7। ठीक है, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 5/7 इज द राइट आंसर। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। वो क्या है, कह रहे हैं इफ एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब देन F1 इज इक्वल टू। तो इसमें आपसे F1 की वैल्यू पूछी है और F1 की वैल्यू तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह पर हम 1 को पुट कर देंगे। ठीक है ना। अगर मैं इस अंदर वाली चीज़ की जगह पर 1 पुट करूंगा तभी तो मुझे F1 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, इन्होंने कहा कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है तब आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया। कैसे किया है आइए बताता हूँ। और इस क्वेश्चन को कराने के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। अगर आपको लेंथी लगे तो प्लीज इसको स्किप कर देना, आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होके ये हो जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। ये आपका फॉर्म हो जाएगा कन्वर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n होता है, तब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, ये तो होता है फार्मूला। आप फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1। ठीक है ना। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n है 1 के इक्वल। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, ये हो जाएगा 1 माइनस 3n, दैट इज 1 माइनस 3n मतलब 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2। चेक कीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, -2 इज द राइट आंसर। एक तरीका ये था फार्मूले की हेल्प से। अगर हम बात करें इसके मेथड 2 के बारे में तो वो क्या है आइए बताता हूँ। मेथड 2 में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो क्या कि एक चीज़ तो आपने लिख रखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करें, जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। मैं रिपीट करता हूँ, आप इसको कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए लेट x इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। अब इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे पुट करेंगे हम पाएंगे ई की पावर आई थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू 1। या मैं यहाँ से कहूँ
कि ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा की वैल्यू हो गई 1। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे इनके इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रियल पार्ट हैं वो ऐड हो जाएंगे। दैट इज आपको मिलेगा कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट cos थीटा की वैल्यू आपको मिली 1/2, या मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि थीटा की वैल्यू आपको π/3 मिल गई। अब थीटा आपको मिल गया π/3, ठीक है। हमने एज्यूम किया था ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू यही तो एज्यूम की थी। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर i π/3। हमें x निकालना था, x हमने निकाल लिया, ठीक है। x आपको मिल गया। अब क्या करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें पुट कर दीजिए। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल होगा किस चीज़ के, ई की पावर आई π/3 की होल पावर 3 प्लस 1/e की पावर आई π/3 की होल पावर 3। आपको मालूम है पावर सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब आपको मिलेगा ई की पावर आई पाई प्लस 1/e की पावर आई पाई, या मैं कहूँ ई की पावर आई पाई प्लस ई की पावर माइनस का आई पाई, ठीक है। फिर से वही, इनके इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या कि 2 cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, डेट इज -2। चेक कीजिए ऑप्शन, ठीक है ना। पहले मेथड से भी आपका आंसर -2 आ रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरे मेथड से भी आपका आंसर कितना आ रहा है, -2, ठीक है। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, एक तरीका और है करने का, वो भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। मैं उसको कहूँगा मेथड 3। अब मेथड 3 की बात करते हैं। प्रोसेस लगभग वही है, बस कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। प्रोसेस वही सेम है। फिर से लिखता हूँ कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देन आप फाइंड आउट कीजिए वैल्यू किसकी, x³ प्लस 1/x³ की, ठीक है ना। तो आप एक काम यहाँ से ये कर सकते हैं, इसको एलसीएम लीजिए तो आप पाएंगे x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कहूँ इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए, तो क्या बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कि -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a, डेट इज x की वैल्यू आपको मिली क्या, 1 प्लस माइनस i√3/2, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें कि आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो क्या होता है। चलिए इनकी दोनों वैल्यूज को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, कॉमा x इज इक्वल टू 1 माइनस i√3/2, ठीक है। ये आपको दो वैल्यूज मिली x की। अब यहाँ से इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके होता है, और दूसरा तरीका वो होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ा है तो आपने ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को तो पढ़ा होगा। वो क्या होती हैं, वो होती हैं -1 प्लस i√3/2 और माइनस का 1 माइनस का i√3 और टोटल के अपॉन में 2, ठीक है। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए इससे आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो होंगी, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये हो जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसे देखूँ तो मैं कह सकता हूँ x की एक वैल्यू होगी माइनस का ओमेगा, ये वाली माइनस ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली माइनस ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपको x की वैल्यू मिल गई, कोई बड़ी बात थी, बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू मिल गई, आपको फाइंड आउट क्या करना है, x³ प्लस 1/x³। अब चाहें तो आप ओमेगा पुट कर दीजिए, ये वाला माइनस ओमेगा, या चाहें तो आप माइनस का ओमेगा स्क्वायर पुट कर दीजिए, एक ही बात है और एक ही आंसर आएगा। चलिए मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करता हूँ तो हमें मिलेगा -ω⁻6 प्लस 1/ω⁻6। और आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी किस चीज़ के, -1
और ये की माइनस यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें एक्स क्यूब करेंगे दैट इज माइनस ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो -1 और -1 दैट इज -2, ठीक है। ये था, यूज किया हमने किस चीज़ का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने आपको कहा कि यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का है और दूसरा किस चीज़ का है, कॉम्प्लेक्स का यूज़ करके। वो कैसे, आपने एक चीज़ देखा कि x की वैल्यू ये मिल रही थी, तो हमने एक बार ओमेगा के टर्म में सॉल्व कर लिया, और आपका मन करे कि आप कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आई, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की। कोई बड़ी बात है, क्यों, ये हो जाएगा cos पाई/3 प्लस माइनस आई साइन पाई/3, वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2, लौट के वही तो मिला। तो एक ये टर्म था, और इसको लेके मैं सॉल्व करा चुका हूँ आपको मेथड 2 में। तो ये एक तरीका था डायरेक्ट लिखने का, या तो आप पहले x इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा अज्यूम कीजिए, और अज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए इसको सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज़ को पोलर फॉर्म में लिख के, तो जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को आप इस तरह से लिख लीजिए, और x की जगह पे आप इसमें से कोई एक वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, या तो आप x की वैल्यू प्लस का i/3 पुट कर दीजिए तब भी आंसर -2 आना है, या x की पावर माइनस का i/3 पुट कर दीजिए तब भी आंसर आपका -2 ही आना है। तो मेथड 3 में आपके कितने हुए, 3 और 4, दो मेथड हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को टोटल 4 तरीके करने के हैं। मैंने आपको 4 इसलिए बताए, मेरा मकसद वीडियो लेंथी करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप इसमें गलती बिल्कुल भी ना करें। 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन EMRS में रिसेंटली पूछा गया है और KVS में भी पूछा गया है। यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। कह रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट डिफरेंशिएबल इज। तो ये पूछ रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स पर जो होगा, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके आप इसका आंसर ओरली पता कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज करें तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 और इनटू में मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ। और ऐसा लिख सकता हूँ तो यहाँ से क्लियर है कि आपकी लिमिट्स एक बार लेस देन एंड इक्वल टू जो बनेगी, एक इस तरह से बनेगी, इस तरह से, और इस तरह से बनेगी -3 पर, ऐसे ही -2 पर भी बनेगी और 2 पर भी बनेगी। तो देखा जाए आपके 3 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम यहाँ से वही पूछा था इन्होंने कि नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, दैट इज 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है, हमसे पूछा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दो क्वेश्चंस कर लिए, अगर आपने वाकई ग्रेजुएशन की प्रैक्टिस की हुई है तो आप एक चीज़ पाएंगे कि आपको फार्मूला से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। वो क्यों, क्योंकि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं आपके फार्मूले से तो हो ही जाएंगे, लेकिन फार्मूले से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि आपको जो करना चाहिए वो एक ये होता है कि टर्म्स जो हैं उनको रीअरेंज कर लीजिए, इस तरह से रीअरेंज कर लीजिए कि उनका इंटीग्रेशन बन जाए। ठीक है, कि आप चाहो तो उसको डिफरेंशिएशन, एक कंबाइंड डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं। तो उस तरह से आप अगर इनके टर्म्स को रीअरेंज करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स होता है जो कि मेरा फेवरेट है,
और दूसरा जिसका प्रॉपर तरीका होता है बुक के मेथड से फॉर्मूला यूज़ करके, उसके दोनों के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं कि वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा हमको गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाई डी एक्स को ऐसे ही रखेंगे, उठा के उसको एक्स प्लस 2y स्क्वायर को RHS में ले गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस डी वाई को उठा के इधर लाऊंगा और बाई को उठा के उधर ले जाऊंगा। डेट इज हमें मिलेगा डी वाई, हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल होगा किस चीज़ के, एक्स प्लस 2y स्क्वायर और टोटल के अपॉन में वाई, या फिर मैं कहूँ कि एक्स अपॉन वाई प्लस 2y के। इसको उठा के LHS में ले जाएंगे, हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल 2y। ठीक है, अब आपका प्रॉपर फॉर्म बन गया। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, तो ये इक्वल होता है किस चीज़ के, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और जो जनरल सोल्यूशन इक्वल होता है किस चीज़ के, जनरल सोल्यूशन इक्वल होता है कि आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इक्वल होगा किस चीज़ के, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू इनटू डी एक्स प्लस सी। ये होता है इसका टोटल, अगर आपकी फॉर्म ये है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्म है वो तो अलग है, y की जगह पर x आ रहा है, x की जगह पर y आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है तो ऐसा ही कर देंगे, x की जगह पर y पुट कर देंगे और y की जगह पर x पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, e की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई के। ठीक है, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1/y और डी वाई। ठीक है, तो आपको पता है 1/y होता है log y का, इसका मतलब आपको मिला e की पावर माइनस log y। इसका मतलब आपको मिला यहाँ से 1/y। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, लेकिन हमें करना है इसका उल्टा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x। ठीक है, दैट इज 1/y इंटू एक्स इक्वल होगा किस चीज़ के, इंटीग्रेशन 1/y इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि आपकी वैल्यू है 2y के, 2y और ये dx था, आपको चेंज करना था x को y से, इसका मतलब हो जाएगा dy प्लस सी। क्लियर, कोई इशू नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि मैंने बिना किसी चीज़ को छुपाए, बिना किसी जल्दबाजी के मैंने आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कराया है। फार्मूले भी आपको मैंने बताए हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ किया है और किस तरह से उसका यूज़ करना है। ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा, इस वाई से ये वाई कैंसिल, दैट इज 2y प्लस सी के। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, आप पाएंगे क्या कि 2y स्क्वायर प्लस सी वाई। चेक कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपका ये आंसर दे रहा है। तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, डेट इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था बुक किस मेथड, जैसा कि बुक में कराते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा फेवरेट है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, मैं उससे करके दिखाऊंगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज़ को सीख लीजिए, इससे आपका समय काफ़ी बच जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिखना ही लिखना है, x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम कीजिए, ओपन कर लीजिए y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और माइनस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एक साथ कर लीजिए और 2y उठा के उधर ले गए, ये वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। आप पाएंगे क्या कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल है किस चीज़ के, 2dy के। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मैंने फॉर्म बना लिया, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा है फॉर्म क्या बन रहा है, शायद आप यहाँ से नहीं देख पा रहे होंगे। ये जो टोटल चीज़ लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट करती है
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई को। कैसे? अगर आप एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि अपॉन में वाई स्क्वायर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। वाई को ऐसे ही रखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस, अब एक्स को ऐसे ही रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस टोटल चीज को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा किस चीज के? टू डी वाई के। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आप पाएंगे क्या कि x अपॉन वाई इक्वल होगा टू वाई प्लस सी के। एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। चेक कीजिए आंसर सेम है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तरीका आसान कौन सा है? तरीका आसान ये रहता है क्योंकि इसमें आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे फार्मूले भूल जाइए, नहीं। जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, वो आपको आना चाहिए और एक एक्स्ट्रा तरीका भी आपको आना चाहिए जिससे कि आप समय बचा सकें। ठीक है ना? क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? तो ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई टू ई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं जो गिवन है कि i इज इक्वल टू गिवन है हमको 1 अपॉन ई टू ई स्क्वायर और लॉग एक्स अपॉन एक्स मॉड डी एक्स। ठीक है, हम एक चीज़ देते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन हमको गिवन है। लेट कि log x इज इक्वल टू टी, या कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आपकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस का 1 टू 2। ठीक है, जैसा कि log x को हमने t एज्यूम किया है तो मैंने t यहाँ पर लिख लिया, और dx अपॉन x को लिख सकता हूँ मैं dt। बट एक चीज़ यहाँ पर आप ये मत भूलना, यहाँ पर मॉड था, आप यहाँ पर भी मॉड लगाइए। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट जो है माइनस में जा रही है, तो आपका मॉड इसीलिए दिया गया है जिससे कि आप उसको आगे सॉल्व कर सकें। हम देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर हमें एक कर्व को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्योंकि मॉड -1 टू 0 के लिए कुछ और है इसकी वैल्यू, और 0 टू 2 के लिए t की वैल्यू कुछ और है। कहने का मतलब आप इसको तोड़ेंगे -1 टू 0 और 0 टू 2, टी ऐसा ही, डी टी ऐसा ही, टी ऐसा ही, डी टी ऐसा ही। ठीक है, 0 से 2 के बीच में टी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, और -1 टू 0 के बीच में हमेशा नेगेटिव नंबर्स रहेंगे तो टी मेरा नेगेटिव रहेगा। बस मॉड का यही खेल था। मॉड इतना बताना चाह रहा था कि आप इसको लिमिट्स को ब्रेक कीजिए, जो आपको इंटीग्रेटिंग लिमिट्स दी हुई हैं उसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि टी स्क्वायर अपॉन 2 -1 टू 0, और एक माइनस बाहर है ही, प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या पाएंगे? माइनस टाइम्स 0 माइनस 1/2 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/2 प्लस 2 डेट इज 5/2। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपको 5/2 दे रहा है। डेट इज ऑप्शन नंबर सी, 5/2 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्या कह रहे हैं? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर देन लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ वन माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो तो लिखना ही लिखना है। कैसे, आइए देखते हैं। इन्होंने दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ वन, एक्स की जगह पर 1 पुट करके F1 क्या नहीं निकाल सकते जी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 4 माइनस 1 दैट इज √3 माइनस एफ एक्स तो जो है वही लिखना होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है हमारा x माइनस 1, और गलती से भी x की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए तो आप पाएंगे फॉर्म 0/0, और जब भी 0/0 फॉर्म मिल जाता है तो आपका काम खत्म हो जाता है। क्यों? कि सीधे आंखें बंद करके आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1, हम पाएंगे क्या? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, अपॉन में 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर,
और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और अपॉन में ये हो जाएगा इसका 1। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, हमें मिला लिमिट x टेंस टू 1 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें 1 पुट कर दीजिए, आप पाएंगे क्या 1 अपॉन रूट 3। चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, डिफाइनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमें i इज इक्वल टू लिमिट माइनस का पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। एक काम कीजिए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ऐसे ही रहने दीजिए। कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, अंदर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल है, मैंने कॉस एक्स कॉमन लिया। ठीक है, हमें मिलेगा माइनस का पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिमिट्स ऐसे ही रहेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स। और आपको पता है स्क्वायर रूट होता है तो हमें वैल्यूज मिलती हैं प्लस माइनस में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा मॉड। अब ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले चेक करूँगा मेरा ये फंक्शन इवन है या ऑड है, क्योंकि मुझे लिमिट्स तोड़नी है, इन लिमिट्स को रीअरेंज करना है। कैसे, बाय यूजिंग P5। P5 क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। वो क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन इवन है, दैट इज f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तब आप इसकी लिमिट्स को लिख सकते हैं क्या 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कीजिए कि एक्चुअली है या नहीं है। मुझे पता है क्योंकि एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉस के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। साइन एक्स के अंदर माइनस पुट करने पर आपको मिलेगा माइनस का साइन एक्स, लेकिन बाहर लगा हुआ है आपका मॉड, तो वो भी हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो डेट इज एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करने पे आपको एफ एक्स ही मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, इवन। और अगर फंक्शन इवन होता है तो इस टाइप के लिमिट्स को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से मॉड हट जाएगा क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 के बीच में साइन हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। अब आप चाहो तो आप इसको बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिंपल इसको इंटीग्रेशन जैसा कि हम नॉर्मल करते हैं बेसिक तरीके से वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कि cos x इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लीजिए, यहाँ से मिलेगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और लिमिट्स हो जाएंगी क्या, ये वाला माइनस जो है बाहर आ जाएगा, डेट इज माइनस का 2। लिमिट्स हो जाएंगी आपकी 1 टू 0 टी की पावर 1/2 डी टी। अब ये आपका फॉर्म चेंज हो गया। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे करेंगे, -2 ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3 ऐसा ही, और 2 एक और ऊपर आ जाएगा। लिमिट्स 1 टू 0 पुट कर दीजिए, माइनस का 4/3 और 0 पुट करने पे 0, 1 पुट करने पे माइनस का 1, दैट इज 4/3। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको 4/3 आंसर दे रहा है। हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी 4/3 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एट y0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि y0 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन गिवन हो तो एक काम आप ये किया कीजिए, सबसे पहले उसको इन ऑप्शंस में रख के पुट करके चेक कर लीजिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। 50% केसेस में आपका आंसर बिना किसी सोल्यूशन के आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन से। लेकिन इस कंडीशन में इसकी 2 आंसर आएंगे, एक तो ये और ये, इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगी, तो हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें जो प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का उसी से करना होगा।
और इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसका जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स होता है, उसी की हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस वही यहाँ पर है, बस आपको इसकी फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज़ के, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर के। एक्चुअली ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ही दे रखा है। ये होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का, ये होता है डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और सामने वाला RHS रिप्रेजेंट करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, जैसा कि इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। कैसे इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या y का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ है y को रख के x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y dx माइनस अब x को रखकर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेट इज x dy। ठीक है, क्लियर है। इसका करेंगे कैसे, आपको मालूम है अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, जैसा है वैसा ही, मतलब कि 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy। एक एक टू ऊपर आ रहा है, एक टू नीचे आ रहा है, वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये दे रखा है। ठीक है, यही पहचानना था। और आपने पहचान लिया तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। आप पाएंगे क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा इक्वल होगा किस चीज़ के, एक्स अपॉन वाई प्लस सी के। ठीक, और हमें गिवन है y0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है। पुट करते हैं, हम क्या पाएंगे, 1 इक्वल होगा किस चीज़ के, c के। अब c की वैल्यू मिल गई तो इसमें पुट कर दीजिए उठा के, मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स अपॉन वाई प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लीजिए तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ये आंसर दे रहा है। तो हम पाते हैं वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स प्लस वाई के, डेट इज ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। कह रहे हैं द मैक्लोरियन एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज। ठीक है, तो आप मैक्लोरियन छोड़िए, सिंपल टेन इनवर्स एक्स की जो सीरीज होती है वही आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स जो है इक्वल होता है हमारा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैक्लोरियन एक्सपेंशन को डिटेल में कराऊं, मैक्लोरियन सीरीज जो होती हैं उनको डिटेल में कराऊं, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका डिटेल विद सॉल्यूशन और विद एक्सप्लेनेशन आपका एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा मैक्लोरियन एक्सपेंशन पर। ठीक है, फिलहाल इसमें सिर्फ टेन इनवर्स एक्स की सीरीज पूछी थी, जिसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कह रहे हैं द नंबर ऑफ असम्प्ट्यूट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो क्या चीज़, कि असम्प्ट्यूट जो होते हैं किसी भी कर्व का इक्वल होते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है, मैं पावर की बात नहीं कर रहा, आप समझिए मेरी बात को, मैं बात कर रहा हूँ डिग्री की। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व होती है, जितनी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कर्व होगी उतने ही नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स होंगे। यहाँ पर कितनी है, इस टर्म में देखते हैं डिग्री कितनी हो जाएगी, क्या कोई एक्स वाई है यहाँ पर, कोई वेरिएबल है जी नहीं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। और अब देखते हैं यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक, और पावर भी कितनी है, एक, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ देखते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर एक एक है, तो इस टर्म की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 + 1 दैट इज 2। यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास वेरिएबल भले ही एक है लेकिन उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर और वाई दो दे रखे हैं, दो वेरिएबल हैं,
इनकी एक की पावर 2 एक की पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 3। तो इस टोटल कर्व की हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई? हाईएस्ट डिग्री हुई 3, ठीक है ना? हाईएस्ट डिग्री हुई 3, तो टोटल नंबर ऑफ असिम्प्टोट भी 3 ही होंगे, ठीक है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो था इसका एक ब्रीफ सोल्यूशन। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़, असमटूट जो है दो ही टाइप के होते हैं। एक तो ऑप्टिक असमटूट होते हैं और दूसरे होते हैं आपके पैरेलल असमटूट। पैरेलल असमटूट क्या होते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जो असमटूट होंगे उनको हम पैरेलल असमटूट कहते हैं, और बाकी जो असमटूट होंगे उनको ऑप्टिक असमटूट कहते हैं। तो मैं आपको इसके असमटूट फाइंड आउट करके भी दिखाई देता हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछे नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ऑप्शन डी, दैट इज 3 इज द राइट आंसर। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस को देखा है तो मैंने अब तक कई वीडियोस में असिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करना सिखा चुका हूँ। पैरेलल असिम्प्टोट फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को 0 पुट कर दें तो हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्प्टोट मिल जाएंगे। वहीं अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के कोफिशिएंट को इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल जाएंगे। वहीं हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 माइनस 5xy प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ और इस फॉर्म को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। वो कैसे, आप देख पा रहे होंगे y कितनी आ रही है, एक एक एक। y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो आप इसमें से एक बार y कॉमन ले लीजिए, आप पाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लेंगे तो माइनस का 5x और ये प्लस का 6। बाकी बचे हुए टर्म्स जैसे हैं वैसे ही लिख लेंगे। तो मैंने इसमें कुछ और नहीं किया है, बस इनके टर्म्स को रीअरेंज कर दिया असिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए। ये हो गया 2 फ्रॉम 1। अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालूं तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को 0 पुट करना होगा, डेट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक हो गया। अब फ्रॉम 2 हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 पुट कर दूं कोफिशिएंट को तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। दो असमटूट और मिले आपको, ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और टोटल असमटूट कितने मिले, 1 2 3, ठीक है। टोटल 3 असमटूट मिले। तो यहाँ से इन्होंने वही पूछा था कितने असमटूट होंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कर्व के इक्वल होंगे, डेट इज 3 के इक्वल होंगे। कौन कौन से होंगे, इसका सोल्यूशन ये रहा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो क्या है कि हम साइन के साथ में सेक अच्छा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा बनाना जरूरी है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आप पाएंगे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई बाय 2 के इक्वल। अब पाई बाय 2 जैसे ही होगी, अब आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कीजिए, आप पाएंगे 0, चाहे x की वैल्यू जो भी हो। इन्होंने x इज इक्वल टू 2 पर पूछी है, अगर x इज इक्वल टू मैं कह रहा हूँ कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर क्या होगा 0। चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ, जो फार्मूले यूज़ किए हैं वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है पाई बाय 2 के, और सेक इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इन दो फार्मूलों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है टिग्नोमेट्री के। इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका।
तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। कह रहे हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। आप y को देखकर d का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि d की क्या वैल्यूज रही होंगी, 2 और -2। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं d 2 और -2 कौन देगा, तो ऑप्शन बी जो है आपको d प्लस माइनस 2 देगा। ये तो रहा इसका ओरल सोल्यूशन। करते कैसे हैं आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिखना ही होगा, क्या कि y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x। y में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2, a और b। अब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिफरेंशिएशन भी दो बार करना होगा। दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स में निकालूँ तो मैं पाऊंगा 2 टाइम्स a इंटू ई की पावर 2x माइनस का b इंटू ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, और एक बार और करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिलेगा 4 टाइम्स a इंटू ई की पावर 2x प्लस, इस बार इसका -2 मिलेगा तो इस माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस का, तो b इंटू ई की पावर 2x। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा डिफरेंशिएशन है, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 4 टाइम्स, और ये तो मेरा बाई ही है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। कह रहे हैं क्या कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ x दे रखी है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, उस पर हमको चेक करना है कि किसके लिए ये कंडीशन सत्य है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि tan और cot का रिलेशन क्या होता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर मैं यहाँ पर tan x लिख दूँ और यहाँ पर cot x लिख दूँ तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, tan में वैल्यू होती है 0, 1/√3, 1 और √3 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है, हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, पाई 4। तो पहली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। कैसे, x इज इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट करता हूँ तो मैं पाता हूँ क्या कि tan इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन एंड cot इनवर्स 1, दैट इज पाई 4 इज ग्रेटर देन पाई 4। सत्य है जी, नहीं, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है आपका, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि tan इनवर्स की वैल्यू आपको देखनी है जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है कि आपको इधर को जाना है। ठीक है, डेट इज 1/√3 पुट करूँ मैं दोनों तरफ कि tan इनवर्स 1/√3 ग्रेटर होगा cot इनवर्स 1/√3 के, ऐसा इनका कहना है। लेकिन हमें पता है कि tan इनवर्स 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी पाई/6 की, और ये होती है पाई/3 की। तो ये गलत दे रखा है क्योंकि पाई/6 जो है छोटा होता है पाई/3 से। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी तो आपके गलत हो गए, और ए और सी गलत हो गए तो डी तो अपने आप ही गलत हो गया। क्यों, कह रहे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अरे अगर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, x से छोटी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो ऑल वैल्यूज ऑफ x कैसे होंगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो निकल जाएंगी ना, इनको तो हटाना ही पड़ेगा। तो डेट इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रूव करके देखते हैं कैसे। x की जगह पर मैं पुट करता हूँ क्या, √3, तो tan इनवर्स √3 ग्रेटर होगा cot इनवर्स √3 के। जी बिल्कुल, कैसे, ये होती है 60 की वैल्यू और ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू, और 60 डिग्री 30 डिग्री से ग्रेटर होता है। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है वो तो बात की चीज़ है, पहले इनके फार्मूलेज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इसके फार्मूले, आइए देखते हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में आपके पास तीन फार्मूले होते हैं। क्या, साइन इनवर्स आई एक्स, कॉस इनवर्स आई एक्स, टेन इनवर्स आई एक्स। ये तीन फार्मूले हैं, क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से ही उठाए जाते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। इक्वल होगा आई टेन, सॉरी साइन का है, तो ये इक्वल होगा आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये होगा आई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये इक्वल होगा आई टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये तीन फार्मूले हैं, ये तीनों आपको याद होने जरूरी हैं। चेक करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन आप चेक कीजिए क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल है आई टाइम्स साइन इनवर्स आई एक्स। जी गलत है, क्यों, क्योंकि आई जो है गलत जगह लगी हुई है, आई इसके साथ होती तो ये आंसर सही हो जाता, पहला हटा दीजिए। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल होगा किस चीज़ के, 1/आई टाइम्स कॉस इनवर्स आई एक्स के, तो ये भी गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी के, कह रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल होगा आई टाइम्स कॉस इनवर्स आई एक्स। जी बिल्कुल गलत, क्योंकि आई जो है गलत जगह लगी हुई है। ठीक है ना, आई जो है गलत जगह पर लगी हुई है, ये आई जो है यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन डी, तो डी तो राइट होगा ही। कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने देखा कि टेन इनवर्स आई एक्स की वैल्यू इक्वल है आई टाइम्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो हमें गिवन है कि टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल है माइनस का आई टाइम्स टेन इनवर्स आई एक्स के। ठीक है, तो टेन इनवर्स आई एक्स इक्वल हो जाएगा 1/आई माइनस का टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और माइनस को लिख सकता हूँ मैं क्या, आई स्क्वायर, और अपॉन का आई तो चल ही रहा है तो लिख लीजिए उसको। ठीक है, एक आई से एक आई कैंसिल, बचा क्या, आई टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। जी बिल्कुल सही फार्मूला है, बस इसका फॉर्म चेंज किया जिससे कि आपको भटका सकें। तो भटकना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ आई ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि एक लॉग का फार्मूला होता है जो आपने बीएससी में पढ़ा होगा। अगर आपको वो फार्मूला आता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो फार्मूला है कि log ऑफ x प्लस आई वाई अगर लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे कि 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, प्लस आई टाइम्स टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, और अगर इसके बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बीएससी में आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला। इसी फार्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हमें गिवन है आई ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई, ऐसा हमको गिवन है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि आई टाइम्स लॉग ऑफ एक्स माइनस आई माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस आई, क्योंकि ये सिंपल प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, अब इस दोनों को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। कैसे कि 1/2 लॉग ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डेट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में है माइनस तो यहाँ लगाएंगे माइनस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स। ये हो गया पहले वाले का माइनस टाइम्स। अब करेंगे दूसरे वाले का, कैसे कि 1/2 लॉग ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस लगाएंगे आई टाइम्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। आप पाएंगे ये प्लस का है और ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिलेगा क्या कि 2i स्क्वायर वो भी माइनस का, और टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स।
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स 1/x। ये इतना कर लिया, क्या आपका आंसर 1/x में है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसको कन्वर्ट करना होगा कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 2 cot इनवर्स x। और एक चीज़ हम जानते हैं वो क्या, कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। तो cot इनवर्स x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ये 2 तो ऐसा ही रहेगा कि π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, 2 अंदर ऑपरेट कर दीजिए, आप पाएंगे पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको ये आंसर दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। कह रहे हैं इफ mod of z plus 5 is less than and equal to 2, z is equal to x plus iy, then the greatest value of mod of z plus 2 is। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर फोकस करें। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है mod ऑफ z प्लस 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है किस चीज़ के, 2 के। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, mod ऑफ z प्लस 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि ये जो है रिप्रेजेंट करेगा एक सर्किल को और ये भी रिप्रेजेंट करेगा एक सर्किल को। ठीक है, और एक चीज़ जो है फार्मूला होता है कि mod ऑफ z प्लस z माइनस आएगा, सॉरी, ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर है। और एक दूसरा है, ठीक है, एक दूसरा है z माइनस, इसका आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए इसको x1 y1 कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ मैं x2 प्लस आई वाई टू इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तो जो r है इस स्मॉल r की दो वैल्यूज होंगी, एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होंगी, कैपिटल R प्लस का D और कैपिटल R माइनस का D। ये वैल्यूज होंगी किस चीज़ की, ये वैल्यूज होंगी R की। ठीक है, और दोनों के दोनों जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल को, जिसका सेंटर होता है x1 y1 और रेडियस होगी R। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, सेंटर होगा x1 y1 और रेडियस होगी R। यहाँ पे इसका सेंटर होगा x2 और y2, इसकी रेडियस है स्मॉल r। तो इस r और स्मॉल r, कैपिटल R और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ ऑफ द सर्किल। दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की दूरी को d से रिप्रेजेंट किया है। निकालेंगे कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें r और कैपिटल R और d में जो रिलेशन होता है वो ये रहता है। ठीक है, इसी फार्मूले का हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें जो गिवन है वो है mod ऑफ z प्लस 5, और z प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ z माइनस माइनस का 5 प्लस 0, ठीक है, आई कैप। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए इसमें मैंने 0 लगा दिया, वरना लगाने की ज़रूरत है नहीं। और दूसरा है हमारे पास z माइनस माइनस का 2 प्लस का 0 आई कैप। ठीक है, जिससे कि आप इसको समझ जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको कह देता हूँ स्मॉल r, तो ये हो जाएगा मेरा कैपिटल R के इक्वल। ठीक है, और d क्या है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, दिस माइनस दिस, दैट इज, मान लीजिए C1 जो है सेंटर है पहले सर्किल का, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, -5,0 के। और C2 जो है सेंटर है दूसरे सर्किल का, क्या होगा, -2,0। और C1 C2 को मैंने कहा D इक्वल होगा किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, दैट इज 9। और 9 को लिख सकता हूँ मैं +-3। डी की दो वैल्यूज मिली +-3। हमसे पूछी है आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आर की आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक मिनिमम वैल्यू होगी। कब कब होगी, आर तो रहा जैसा है वैसा ही रहेगा आर। ठीक है, मिनिमम कब होगा, जब उसमें से आप डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और मैक्सिमम कब होगा, जब आप उसमें डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 + 3 और 2 - 3 इक्वल होगा किस चीज़ के, 5, माइनस का 1।
आपसे पूछी थी आर की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 5। और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछते, लीस्ट वैल्यू पूछते, तो आप इसका आंसर लगाते -1। मैंने आपको दोनों ही निकाल के दिखा दी, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5 इज द राइट आंसर। अब इसमें हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 है कि I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज I इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, देन द जनरल वैल्यू ऑफ I की पावर I इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही ये बीएससी का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसमें यूज होने वाले फार्मूले से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वो क्या, ये होता है कि लॉग ऑफ, ठीक है ना, कि लॉग ऑफ x प्लस आई वाई अगर है लिखा हुआ, तो ये इक्वल होता है किस चीज़ के, इक्वल होगा 2n पाई आई, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। और इसको ओपन कैसे करते हैं वो मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में अच्छे से बताया था कि इसको ओपन कैसे करते हैं। और इसको ओपन कैसे करते हैं वो ये रहा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। मान लीजिए y है i की पावर i, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता कि e की पावर कैपिटल लॉग ऑफ i की पावर i। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर ही आ रहा होगा कि यहाँ पर जो लॉग है, लॉग का एल मैंने कैपिटल क्यों लिया है। इनके मायने जो हैं अलग अलग होते हैं। ये कैपिटल लॉग है, ये स्मॉल लॉग है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ से सिंपल लॉग ले लेता तब भी वही काम करता, लेकिन समस्या तब ये होती तब मेरा आंसर ये एन आ रहे हैं, ये एन में आंसर नहीं आते, सिर्फ पाई में आंसर आ जाता। अब ऑप्शंस को देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि लॉग लेना कौन सा है, कैपिटल वाला लेना है या स्मॉल वाला लेना है। इनमें एन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपको लॉग जो लेना है वो कैपिटल एल वाला लेना है। तो कैपिटल एल वाला जैसा आपने देखा कि ले रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। ई की पावर आई लॉग ऑफ आई लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आपको एक चीज़ पता होगा, आई और लॉग को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, ई की पावर आई टाइम्स, और लॉग आई को इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2n पाई आई प्लस लॉग आई। क्लियर, मैंने फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई ऐसा ही रहेगा, 2n पाई आई वो भी ऐसा ही रहेगा, और लॉग और आई को लिख सकता हूं मैं ई की पावर आई पाई बाई 2, क्योंकि ई की पावर आई पाई बाई 2 की वैल्यू होगी कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो लौट फिर के आपको वैल्यू मिलेगी क्या, आई। मैंने लिखा आई को लिखा है ई की पावर आई पाई बाई 2, कोई कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब फिर से लॉग की प्रॉपर्टी तो यूज करनी ही करनी है। 2n पाई आई ऐसा ही रहेगा, ये लिख सकता हूँ प्लस आई पाई बाई 2, ठीक है। आई और पाई बाई 2 को मैं कॉमन लूंगा तो मैं पाऊंगा ई की पावर आई, एक अंदर है और एक बाहर ऑलरेडी है, अब कॉमन लेंगे हो जाएगा आई स्क्वायर डेट इज माइनस का 1, और मुझे लेना है बाहर क्या, पाई बाई 2, तो 2 आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे 4n प्लस 1। चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको ये आंसर दे रहा है, डेट इज ई की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2, डेट इज ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। कह रहे हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के कुछ फार्मूलाज हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। वो क्या है आइए बताता हूँ। पहला होता है आपका साइन का, डेट इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का, वो होता है लॉग ऑफ एक्स ऐसा है ऐसा ही रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बात करते हैं तीसरे फार्मूले की, तो तीसरा हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है टेन का, डेट है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल होगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स
अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स। ये तीन फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन तीन को तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए। ये तीनों फार्मूले आपके टिप्स पर होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मेरी बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा तीन फंक्शन और रह जाते हैं, उनके फार्मूला लिखाना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं चौथे कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के बारे में, तो वो क्या रहेगा। तो एक काम आप ये कीजिए, जो ये ऊपर के तीन फार्मूले हैं इनमें x की जगह पर आप 1/x रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको बाकी के बचे हुए तीन फार्मूले मिल जाएंगे। जैसे कि 10 का उल्टा कॉट होता है, डेट इज इसमें x की जगह पे आप 1/x पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या कि x प्लस 1/x-1। ठीक है। सिमिलरली हम पांचवें फार्मूले की बात करते हैं कि सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x की, डेट इज कॉस वाले में आप x की जगह पर 1/x पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको रिप्लेस करना है। अब बात करते हैं हम कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की, तो साइन में x की जगह पे आपको पुट करना है सिंपल 1/x। आप पाएंगे एक्चुअली ये 1 रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें 1/x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और एलसीएम लेके वो x जो है अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टोटल के अपॉन में x। मैं आपको दोबारा करा दूं कि यहाँ पर आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले थे हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। आपको इन फार्मूलाज की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मूले किससे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये एग्जामिनर जानता है, बट हम ये जानते हैं इनसे बेस्ड क्वेश्चंस जो है मोस्टली पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में ये वाले फार्मूले 6 और 3 फार्मूले और हैं, टोटल 9 ऐसे फार्मूले हैं जिनको याद रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। क्या था हमारे पास कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इक्वल होगी किस चीज के, लॉग ऑफ कॉट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। और आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है, वो होता है हमारा कॉसिक स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट लगा होने की वजह से बचेगा क्या, कॉसिक एक्स। चेक कीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉग ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज द राइट आंसर। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। कह रहे हैं इफ a प्लस आई वी इज इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ सकते। डेट इज डिनोमिनेटर में आपको हमेशा एक रियल नंबर रखना ही है, और रियल नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिखना ही लिखना है कि a प्लस आई वी इज इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन में है 7 प्लस 4i के। आपको मल्टीप्लाई करने हैं इसके कॉन्जुगेट से, डेट इज 7 माइनस 4i अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 4i। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, हम पाएंगे 3 7 जा 21 माइनस 12i माइनस का 14i, और ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 प्लस का 8 और आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर, डेट इज माइनस का 8 अपॉन में 7 का स्क्वायर, डेट इज 49 माइनस 4i का स्क्वायर, डेट इज प्लस का 16। ठीक है, तो आप एक चीज देखते हैं यहाँ से कि 21 माइनस 8 होता है हमारा 13, और ये हो जाएगा 26i अपॉन में आ जाएगा 65। 13 का आप कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, आप पाएंगे क्या 1 माइनस का 2i अपॉन में 5, और ये किसकी वैल्यू है, ये है a प्लस आई बी की। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, हम पाते हैं a की वैल्यू हो जाएगा 1/5 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2/5। और जैसे ही आपको a और b दोनों ही मिल जाते हैं, तो क्या a माइनस बी फाइंड आउट करना कोई बड़ी चीज़ है, जी बिल्कुल नहीं। 1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, दैट इज हो जाएगा 3/5। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको 3/5 आंसर दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है आपको 3/5 दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी 3/5 इज द राइट आंसर।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। कह रहे हैं इफ mod of a plus mod of b is equal to mod of c and vector a plus vector b is equal to vector c के, then the angle between vector a and vector b is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो वेक्टर्स दिए हैं उनका स्क्वायर करते हैं, दैट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिखना ही लिखना है, लिख लेते हैं। गिवन है हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और एक गिवन है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ वेक्टर सी के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके भी और इसके भी, तो हमें मिलेगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, कि मॉड ऑफ वेक्टर सी के स्क्वायर के। इसको मैं 1 कह दूं और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि ए प्लस बी के वेक्टर के, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर सी के स्क्वायर के। इसको मैं 2 कह दूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको करना क्या है कि इस सी स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, इसीलिए तो वो दिया गया था जिससे कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। और हम मान लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हम पाएंगे यहाँ से कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर के प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के। ठीक है, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और इसको ओपन करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के। अब इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कॉस थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू तो 0 हो जानी है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। कह रहे हैं इफ वेक्टर पी ए एंड बी आर कोप्लेनर्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब कोप्लेनर है तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर तीन वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि कोप्लेनरिटी की प्रॉपर्टी होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इसकी वैल्यू जो है 0 होगी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं कैसे, कि डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इज इक्वल टू 0, दैट इज हो जाएगा x 3 2 2 2 3 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, दैट इज माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 इंटू एक्स, माइनस का 3 टाइम्स 4 2 जा 8 माइनस 6, दैट इज 2, प्लस 2 टाइम्स 3 2 जा 6 माइनस का 4, दैट इज 2 इक्वल होगा 0 के। यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल होगा 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 4, दैट इज x की वैल्यू हो गई माइनस का 2। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है x की वैल्यू माइनस 2 दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका -2 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। कह रहे हैं इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री टू ईच अदर, देन ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है कि जो दिया हुआ है पहले आप उसका स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किस चीज़ के, कि ए कैप के मॉड के स्क्वायर के प्लस बी कैप के मॉड के स्क्वायर के प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। और आपको पता है ए कैप और बी कैप के मॉडुलस कितने हैं, इन्होंने कहा कि यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब उनके मॉडुलस हो गए 1 1।
और एक चीज़ इन्होंने और कही है कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, वो है आपका 30 डिग्री। दैट इज़ हम इसको आगे ओपन करें तो हम पाएंगे क्या कि 1 + 1 दैट इज़ 2 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप और cos 30। ठीक है, मैं यहाँ पे एक गलती आपको जानबूझ के करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पर मैं आपको एक गलती जानबूझ के करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल सके कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप गलती कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे फिर से कि मॉड ऑफ ए कैप और मॉड ऑफ बी कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या, +2 cos 30। ठीक है, और 2 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज दिस। तो हमसे तो वैल्यू पूछी थी ए कैप प्लस बी कैप की, तो इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है ना, अब यही तो गलती होती है मेन। यहाँ पे आप गलती करेंगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि अब आप फंस जाएंगे इसका स्क्वायर रूट निकालने में। इसका स्क्वायर रूट ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाएगा जी, बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन निकालते समय आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो आपको करना इस तरह से नहीं है, करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कि अभी इन्होंने कहा कि एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप जो है कितना है, 30 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री का इस्तेमाल सबसे एंड में करूँगा। मैं मान लेता हूँ कितना है, थीटा डिग्री है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ कैसे, कि ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज़ के, ए कैप के स्क्वायर मॉडुलस के प्लस मॉडुलस ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को, तो पाऊंगा क्या, 2 मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। मैंने आपको कहा कि थीटा की वैल्यू 30 में पुट तो करूंगा, पर सॉल्व करने के बाद में पुट करूंगा। अभी मैं थीटा लेके चल रहा हूं तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, दैट इज आपको मिला 2 + 2 cos थीटा। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, आपको मिला 1 + cos थीटा। अब cos 2 थीटा वाला इसमें फार्मूला ओपन कर देंगे, आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज आपको मिला 4 × cos स्क्वायर थीटा बाई 2। पर ये किसकी वैल्यू है, ये है मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर। हमसे तो इनका ये पूछा था कि मॉड ऑफ ए कैप प्लस मॉड ऑफ बी कैप बताइए, तो इक्वल हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2। अब आप यहाँ पे इतना सॉल्व करके ले आए। अब आप एक काम कीजिए, थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो आप पाएंगे क्या, कि 2 cos 15 डिग्री। और cos 15 की वैल्यू आपको पता होगी, वो क्या होती है, कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1/2 अंडर रूट 2, और एक 2 तो बाहर चल ही रहा था, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब आपको मिला √3 + 1/√2। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको ये आंसर दे रहा है। दैट इज आप देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही इसमें ट्रिक थी कि आप जो थीटा है वो थीटा एट द एंड पुट करें, ना कि स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जैसे ही पुट करेंगे फिर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ जाएगा, कौन सी क्वांटिटी का, स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटीज का, जो आपको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए थीटा के वैल्यूज को जो है आप बिल्कुल सॉल्व करने के बाद एंड में पुट कीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर पुट किया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। कह रहे हैं क्या, कि इफ f इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ दिस, देन f इज सोलेनोइडल, इरोटेशनल, सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल बोथ। सोलेनोइडल कब होता है, जब आपका डाइवर्जेंस ऑफ f जो है 0 होता है, और इरोटेशनल कब होता है, जब आपका कर्ल ऑफ f जो है 0 होता है तब। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप लंबे तरीके से कर सकते हैं, कि इनके डिफरेंशिएशन मतलब डाइवर्जेंस को अलग से फाइंड आउट कीजिए, कर्ल को अलग से फाइंड आउट कीजिए, 2 मिनट लगाइए पूरे। उससे अच्छा जो है मैं आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर ला के दिखाने वाला हूँ। कैसे, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है, मतलब जो वेक्टर गिवन है, वो लिख लेते हैं कि ग्रेड ऑफ x³ + y³ + z³ -3xyz, ऐसा हमको गिवन है। मैं इसकी फॉर्म चेंज करता हूँ, कैसे, ग्रेड को लिखते हैं हम डेल, ठीक है,
और इसको लिख सकते हैं फाई, क्योंकि ग्रेड फाई का मतलब यही है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का ही हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्होंने फंक्शन मतलब इन्होंने वेक्टर में ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है, तो मैंने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया और इतने पोर्शन को जो एक स्केलर क्वांटिटी थी उसको मैंने फाई से एज्यूम किया है। ठीक है। अब पहली बात, इन्होंने कहा कि सोलेनोइडल होगा या नहीं होगा, पता नहीं, चेक करके तो देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हमें निकालना है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल होगा किस चीज़ के, वेक्टर डेल डॉट एफ को हम रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, डेल फाई से। अब ये ब्रैकेट इसके साथ लगी हुई है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। कैसे? ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर फाई। जीरो तो नहीं आया, इसका मतलब सोलेनोइडल तो होगा नहीं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, दैट इज एफ की। तो कर्ल एफ कैसे निकालेंगे? वो होगा वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ, और वेक्टर एफ को रिप्लेस कर देंगे किस चीज से, वेक्टर एफ को रिप्लेस कर देंगे जो कि हमने ऊपर लिख रखा है डेल फाई से। ठीक है। अब ब्रैकेट्स को एक्सचेंज करते हैं, हम क्या पाएंगे, और आपको मालूम है कि किसी भी वेक्टर की उसी के वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो कितनी आती है, जीरो। डेट इज इसकी वैल्यू इक्वल होगी जीरो के। सिंपल। आपको यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना था तो इसका स्क्वायर हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट करना था सेम का तो जीरो हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, कोई कैलकुलेशन और है ही नहीं। अब ये जीरो हो गया, इसका मतलब आपका जो वेक्टर दिया हुआ है वो कैसा होगा, रोटेशनल। डेट इज ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपने इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन किया या कोई इंटीग्रेशन किया? कुछ भी आपने नहीं किया, सिवाय डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का यूज किया। अब हम इसमें आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। कह रहे हैं अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस इज। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन वेक्टर डिफरेंशिएशन का है, तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट से रिलेटेड है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस आपको फाइंड आउट करना है। और ये इक्वल होता है किस चीज़ के, ये इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। मतलब जो कर्व आपको दिया हुआ है, जो स्केलर कर्व आपको गिवन है, उसका आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लीजिए तो वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस के। अब इन्होंने बात की कि एट द पॉइंट दिस, ठीक है, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है, तो हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे एट द पॉइंट पी, दैट इज 1 2 3 पर। क्वेश्चन को बस इतना ही पूछना था जितना मैंने लिख रखा है। ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ग्रेड ऑफ फाई इक्वल होता है किस चीज़ के, ग्रेड ऑफ फाई इक्वल होगा आई डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप, ये कैप लगे हुए हैं, डेवर फाई अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर फाई अपॉन डेवर जेड। और इन्होंने कहा एट द पॉइंट पी, ठीक है, एक पी चिपका देते हैं यहाँ पर। ठीक, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, क्या आई ऐसा ही रहेगा, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स, डेट इज इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 2x माइनस वाई प्लस जे कैप टाइम्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप पाएंगे क्या, जेड माइनस एक्स, ठीक है, प्लस के कैप टाइम्स जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप पाएंगे वाई एट द पॉइंट पी। अब ये पॉइंट चल रहा है, साथ में इसकी नौटंकी भी खत्म कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 2 3 इसमें पुट किया हुआ है, डेट इज 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस और जे कैप कितना है, जेड माइनस एक्स, 3 माइनस 1 डेट इज 2 जे कैप, के कैप आपके पास है वाई डेट इज 2 के कैप, इम्प्लाइज दैट आपका जो आंसर होगा 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको ये आंसर दे रहा है। हम देखते हैं ऑप्शन बी जो है आपका सेम आंसर दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अ कॉमन कैटनरी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉमन कैटनरी की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं कैटनरी और कॉमन कैटनरी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा। और
वरना मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आइए देखते हैं। मैंने डायग्राम में एक कॉमन कैटेगरी बना रखी है। कॉमन कैटेगरी का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई धागा है, उसको ए और बी के बीच में कुछ इस टाइप से हैंग किया गया है कि उसका आधा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है और बाकी आधा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि कोई माला होती है उस टाइप से उसको लटका दिया गया है ए और बी के बीच में। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो मेरे पास धागा था, स्ट्रिंग थी, उसकी लेंथ है कितनी, 2s। इसका मतलब ये हो जाएगा, आधा डेट इज s इधर हो जाएगी और आधा s इधर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और कुछ वर्ड हैं जो कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पान क्या होता है। तो जो ए और बी के बीच में जिस डोरी को, इस धागे को लटकाया गया था माला के रूप में, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं हम स्पान। मैंने यहाँ पर 2x से कंसीडर की है, तो डेट इज स्पान इज इक्वल टू 2x। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड के बारे में, जो कि कहलाता है हमारा सैग। अब सैग क्या होता है? सैग ये होता है कि जो दोनों बिंदु थे या दो पॉइंट थे जिनके बीच में, या दो खूंटियां थीं जिनके बीच में हमने धागे को या माला को लटकाया गया है, उनके बीचों बीच की जो दूरी है, वहां से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं हम सैग। ठीक है, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई सैग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से लेके इसके जो नीचे वाला पॉइंट होगा वहाँ तक की दूरी को हम y कहते हैं और यहाँ से लेके ओरिजिन तक की दूरी को हम c कहते हैं। तो हमारा जो सैग है वो हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस सी, जैसा कि मैंने लिख रखा है। और अगर इस धागे पर किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल फॉर्म करती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। अब आपके पास एस की जानकारी है, एस क्या है, साई क्या है, सी क्या है, वाई क्या है और एक्स क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी है। अच्छा, ये पॉइंट लोएस्ट है, इस लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन काम करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं T0 से, इक्वल होता है डब्ल्यू सी के। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है वेट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना, कि डब्ल्यू वेट ऑफ द स्ट्रिंग है। आधे स्ट्रिंग की बात करेंगे तो आधा ले लेंगे, पूरे की बात करेंगे तब पूरा ले लेंगे। इतना आपको क्लियर है? जो टर्म्स आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको एक्स वाई सी एस और साई की जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन है वो ये उठता है कि आप ये बताइए कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी क्या होती है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी होती है एस इज इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, ये कहलाती है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। आपसे एक क्वेश्चन और मोस्ट पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वो क्या है? वो ये होता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी भी आप बताइए। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी होती है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, ये तो हो गई दो इक्वेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं आपसे। इनके अलावा कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड 6 रिलेशन और होते हैं जो एग्जाम में बार बार लगातार पूछे गए हैं। पहला क्या है? पहला है एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तीसरा है वाई इज इक्वल टू सी सेक साई। और चौथा है एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। बात करते हैं पांचवें की, तो पांचवा है एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ एस प्लस वाई अपॉन सी। और छठा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये 6 रिलेशन हैं, आपको ऐसे ही डिट्टो याद कर लेने हैं, कोई करेक्शन इनमें नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 6 रिलेशन और ये 2 इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन कैटेगरी में क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। कह रहे हैं डी एस अपॉन डी साई इक्वल है इसके, ये तो बात की चीज़ है, पहले देखते हैं ये। अगर इसका मैं साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या पाऊंगा कि डी एस अपॉन डी साई इक्वल हुआ सी टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन साई, डेट इज सेक स्क्वायर साई। तो ये तो हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं, ये हमारा पहला रिलेशन था, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, दैट इज एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये भी आपका करेक्ट है। बच्चे बाकी आपके दो, कौन कौन से? ए और सी। इन दोनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्शन ए की। ए को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं।
तो आपके पास ऑप्शन ए है कि y प्लस एस इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स अपॉन सी। इस सी को इसके नीचे ले जाएंगे, आप पाएंगे ई की पावर एक्स अपॉन सी इक्वल होगा कि y प्लस एस अपॉन सी के। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स अपॉन सी इक्वल होगा लॉग ऑफ y प्लस एस अपॉन सी। इस सी को इधर ले जाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि x इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ एस प्लस वाई अपॉन सी। चेक कीजिए कि ये ऑप्शन होता है या ये कोई रिलेशन है या नहीं है। आप देख पाएंगे कि जो हमारा रिलेशन नंबर 5 है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। डेट इज आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका गलत है, तो आपका यही आंसर जो है हो जाएगा। इन्होंने पूछा कौन सा गलत है, डेट इज ऑप्शन सी गलत है। और ऑप्शन सी का सही क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सॉल्व करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।